हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आज की इस वीडियो में हम इस अध्याय का परिचय और आनुवंशिकता क्या होती है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज का पाठ शुरू करने से पहले हम ये शब्द वंशागति को सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये होती क्या है। वंशागति आनुवंशिकी का आधार है। वंशागति वह प्रक्रम है जिससे लक्षण जनक से संतति में जाते हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि पिता और पुत्र के कान एक समान दिख रहे हैं, जो कि वंशागति को दिखाता है। दूसरे शब्दों में जनक से संतति में कुछ लक्षण जाते हैं। अब हम दूसरे शब्द को समझेंगे जो कि है विविधता। विविधता जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, इससे पिछले अध्याय में हमने अलैंगिक और लैंगिक जनन को समझा था और जाना था कि जब कोई नई संतति पैदा होती है वो अपने जनक के समान दिखती है, लेकिन वे आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। और ऐसी कुछ भिन्नता अलैंगिक जनन में भी होती है। और लैंगिक जनन में ये जो विभिन्नताएं होती हैं ये अधिकतम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है नई संतति को उत्पन्न करने के लिए। और अगर यहाँ पर विभिन्नताएं होंगी तो इससे जैव विकास होगा, जिसके बारे में हम आगे इस अध्याय में पढ़ेंगे। अभी आपको यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि जैव विकास के कारण स्पीशीज अपनी उत्तरजीविता बनाए रखती है। अब अगर ये विभिन्नताएं जनन की प्रक्रिया में जमा होती रहेगी तो नई संतति के पास भी ये विभिन्नताएं होंगी, और इन संतति को हम परिवर्त यानी कि वेरिएंट्स कहते हैं। इसको हम मानव समष्टि में वेरिएंट्स के उदाहरण से समझेंगे। तो मानव समष्टि में दो आम वेरिएंट्स होते हैं। पहला है स्वतंत्र कर्णपाली वाले लोग और जुड़े कर्णपाली वाले लोग। और आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, अपने दोस्तों को देख सकते हैं कि वो कौन से वाले वेरिएंट हैं। अब दोस्तों, ये सारी जो विभिन्नताएं होती हैं ये वंशागति के कारण होती है। तो आइए अब बात करते हैं लक्षणों की वंशागति के नियमों के बारे में। मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति में स्थानांतरित करते हैं। और इस परिस्थिति में ये आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए। ये नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु में पाया जाता है। और दोस्तों, मेंडल, जिनकी आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, इन्होंने वंशागति पर पहले ही काम किया हुआ है। तो हम इनके कुछ प्रयोगों को इस भाग में देखेंगे और समझेंगे। अब दोस्तों, मेंडल के प्रयोगों को समझने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, जैसे कि लक्षण और विशेषक में क्या अंतर है। तो मैं एक तरफ लक्षण को लिख देता हूं। ये व्यक्तिगत विशेषता होती है, जैसे कि तने की लंबाई। तो ये हो गया लक्षण। और दूसरी तरफ मैं विशेषक को लिख देता हूं। ये किसी लक्षण में अंतर समझने योग्य विशेषक और उसके डिटेक्टेबल वेरिएंट होते हैं, जैसे कि लंबा और बौना। ये विशेषक हैं तने की लंबाई के। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि किसी पौधे की लंबाई उसका लक्षण होगा, और उसी पौधे में अगर उसकी लंबाई किस प्रकार की है, कि वो छोटा है या वो बौना है या वो लंबा है, वो होगा उसका विशेषक। आशा करता हूं कि आप सभी को लक्षण तथा विशेषक में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम आगे एक और चीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि है अलील। अब ये क्या होती है, इसको जानते हैं। जीन जो कि युग्म के
विपर्यास विशेषकों के लिए कोड होते हैं, अलील कहलाते हैं। और अलील को हम कुछ शब्दों से दिखा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इनको दिखाया हुआ है, बड़ा टी और छोटा टी। हम ऐसे अलील को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जो बड़ा टी है वो प्रभावी अलील है, जिसका मतलब है कि ये व्यक्त होगा। और जो दूसरा छोटा टी है ये अप्रभावी अलील है, जिसका मतलब है कि प्रभावी अलील के साथ ये अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाएगा। तो ये बात आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। आगे हम एक और चीज के बारे में बात करेंगे, जो कि है जीनोटाइप, यानी कि जीनी प्रारूप क्या होता है। यह एक या अधिक लक्षणों के संबंध में किसी व्यक्ति के आनुवंशिक पूरक का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि बड़ा टी छोटा टी और छोटा टी, ये एक जीनोटाइप के उदाहरण है। और फिनोटाइप को हम देखेंगे, जो कि है दृश्य प्ररूप। यह अवलोकनीय आकार की के रूप है, जैसे लंबा या बौना पौधा। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और मेंडल के प्रयोग को देख लेते हैं। मेंडल ने ये प्रयोग मटर के पौधे के ऊपर किया था। मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था, जैसे कि पौधे की लंबाई, जिसके विशेषक है लंबा पौधा और बौना पौधा। फूल का रंग, जिसमें कि बैंगनी रंग के फूल आते हैं, ये उसका विशेषक है। और सफेद फूल। ऐसे ही उन्हें बीज के आकार का लक्षण लिया था, जिसके विशेषक हैं गोल और झुर्रीदार। तो ऐसे करके उन्होंने अनेक विपर्यासी लक्षणों को अध्ययन किया था। आइए दोस्तों मेंडल का प्रयोग मटर के पौधे की लंबाई वाले लक्षण से समझते हैं। अब लंबाई के विशेषक हैं लंबा पौधा और बौना पौधा। इनके बीच मेंडल ने क्रॉस करवाया था और प्रथम संतति पीढ़ी अथवा F1 पीढ़ी में जो भी संतति आई वो सब लंबे पौधे थे। अपने एक लंबे जनक के समान, पर कोई भी बौना नहीं था, अपने दूसरे जनक की तरह। तो यहाँ पर जो बौना विशेषक था वो व्यक्त नहीं हुआ था। फिर मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण कराया और आश्चर्य से उन्होंने पाया कि F2 पीढ़ी में 4 में से एक पौधा बौना था। यहाँ पर दोनों विशेषक व्यक्त हुए थे, लंबा भी और बौना भी। जो बौना विशेषक था वो पहले F1 पीढ़ी में दिखा ही नहीं। और दोस्तों मैं एक और बात आप सभी को यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस तरह के क्रॉस को हम एकल संकर क्रॉस यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने एक लक्षण जो कि है पौधे की लंबाई, उसको लेकर क्रॉस किया है। तो ये बात आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। तो मेंडल ने ये वाला एकल संकर क्रॉस किया था अपने प्रयोग में। अब दोस्तों हम ये वाला जो मेंडल का प्रयोग है उसको एक और बार यहाँ पर दोहराएंगे, लेकिन हम इस बार इसके जीनोटाइप भी लिखेंगे और पनेट वर्क से इसको समझेंगे। अब मेंडल के जनक जो थे मटर के पौधे के, वो था एक लंबा और एक छोटा, यानी कि बौना। लंबे पौधे के जीनोटाइप है बड़ा टी, क्योंकि ये यहाँ पर लंबा विशेषक डोमिनेंट है, इसलिए इसके पास दोनों प्रभावी अलील हैं। और जो बौना जनक है उसके जीनोटाइप होंगे छोटा टी, ये अप्रभावी विशेषक हैं। फिर इन्होंने इसका भी क्रॉस करवाया। इसके क्रॉस को हम F1 पीढ़ी में देखेंगे और मैंने यहाँ पर ऐसा पनेट वर्ग बनाया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको हम इस पनेट वर्ग की मदद से समझेंगे। हम मान लेते हैं कि जो लंबा मटर का पौधा है वो नर है। तो नर के युग्मकों को हम यहाँ पर लिखेंगे, जो कि होगा बड़ा टी। और दूसरी तरफ जो बौना पौधा है इसको हम मादा मान लेते हैं और इसके युग्मकों को हम यहाँ पर लिखेंगे, जो कि होंगे छोटा टी। अब हम इसका क्रॉस करवा देते हैं। इन दोनों को क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा टी छोटा टी। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा टी छोटा टी। इसका क्रॉस कराने पर भी हमको मिलेगा बड़ा टी छोटा टी, और इसका भी क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा टी छोटा टी। तो F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे थे वो सारे लंबे पैदा हुए थे।
तो इसके जीनोटाइप से भी आप देख सकते हैं कि इनमें एक प्रभावी एलील है, तो और जो प्रभावी एलील है वो ही व्यक्त होगा, और जो बड़ा टी है वो लंबे विशेषक को दिखाता है। तो इसलिए F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे होंगे वो सारे लंबे होंगे। फिर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने F1 पीढ़ी का सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण कराया था। तो आइए अब इसके भी हम जीनोटाइप लिख देते हैं, जो कि होगा लंबे पौधे का होगा बड़ा टी छोटा टी, और लंबा पौधा दूसरा भी था F1 पीढ़ी में, तो उसको भी हम लिखेंगे बड़ा टी छोटा टी। अब हम इसका भी क्रॉस करवाएंगे, इसको भी हम पनेट वर्क से समझेंगे, और इसके बाद जो F2 पीढ़ी आएगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम नर के युग्मकों को यहाँ लिख देते हैं, जो कि है बड़ा टी छोटा टी, और मादा के युग्मकों को हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो कि है बड़ा टी छोटा टी। अब हम अगर इसका क्रॉस कराते हैं तो हमको मिलेगा बड़ा टी, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा टी छोटा टी, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा टी छोटा टी, और इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा छोटा टी छोटा टी। अगर आप F2 पीढ़ी को यहाँ पर ध्यान से देखें तो 4 में से 3 पौधे लंबे हैं, जिनके जीनोटाइप में एक एलील बड़ा टी है वो सारे लंबे होंगे, और जिसके पास छोटा टी ये वाले जीनोटाइप है वो बौना होगा। तो F2 पीढ़ी में मेंडल को ऐसा ही रिजल्ट मिला था। तो इस क्रॉस का जो फिनोटाइप अनुपात होगा वो होगा 3:1, और जीनोटाइप अनुपात जो होगा वो होगा 1:2:1। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि मेंडल के एक संकर क्रॉस में जो फिनोटाइप अनुपात होगा वो होगा 3:1, और जीनोटाइप अनुपात होगा वो होगा 1:2:1। और दोस्तों मेंडल ने और भी लक्षण लिए थे जिनके बीच में इन्होंने क्रॉस करवाया था, जैसे कि उन्होंने फूलों के रंग का लक्षण लिया था, जिसके विशेषक हैं बैंगनी फूल और सफेद फूल। तो इसका भी जब इन्होंने ऐसा क्रॉस करवाया था तो इनको जो अनुपात मिला था वो एकदम समान था, सामान्य अनुपात इनको मिला था F2 पीढ़ी में, जो कि था 3:1। तो ये परिणाम सब में एक जैसे आ रहे थे। अब दोस्तों हम एक और मेंडल का प्रयोग देखेंगे जिनमें इन्होंने दो लक्षणों के साथ क्रॉस करवाया था, और ऐसे क्रॉस को हम द्विसंकर क्रॉस यानी कि डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो इसमें इन्होंने बीज के दो लक्षण लिए थे, जो कि थे, पहला लक्षण था बीज का आकार, जिसके विशेषक हैं गोल बीज और झुर्रीदार बीज, और इन्होंने दूसरा जो लक्षण लिया था बीज का वो था बीज का रंग, जिसके विशेषक हैं पीला बीज और हरा बीज। आइए दोस्तों अब मेंडल का द्विसंकर क्रॉस देख लेते हैं। तो इसमें इन्होंने एक जनक लिया था जो कि था गोल पीले बीज वाला मटर का पौधा, और इसके जीनोटाइप थे बड़ा आर बड़ा वाई। ये यहाँ पर प्रभावी विशेषक हैं गोल और पीला। और फिर इन्होंने जो दूसरा जनक लिया था वो था झुर्रीदार हरे बीज वाला मटर का पौधा, जिसके जीनोटाइप थे छोटा आर छोटा वाई। ये यहाँ पर अप्रभावी विशेषक हैं झुर्रीदार और हरा रंग। अब दोस्तों गोल पीले बीज वाले मटर के पौधे के युग्मक है बड़ा आर बड़ा वाई, और झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधे के युग्मक है छोटा आर छोटा वाई। फिर इन्होंने इसका क्रॉस करवा दिया था, और इसके क्रॉस के बाद इन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी में जितने भी सारे पौधे थे वो गोल और पीले बीज वाले थे, जिसका जीनोटाइप था बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई। फिर पहले क्रॉस की तरह इन्होंने F1 पीढ़ी का भी स्वपरागण कराया, और परिणाम को मैंने यहाँ पर F2 पीढ़ी जो आई उसको मैंने पनेट वर्ग में ऐसे आपको सरल तरीके से दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर जो F2 पीढ़ी है उसमें गोल पीले बीज वाले मटर के पौधे थे 9, गोल हरे बीज वाले मटर के पौधे थे 3, झुर्रीदार पीले थे 3, और झुर्रीदार हरा था 1। तो इसका जो फिनोटाइप अनुपात होगा वो होगा 9:3:3:1। तो आपको मेंडल के द्विसंकर क्रॉस के ये अनुपात याद रखना है। आइए दोस्तों अब हम इस परिणाम की तुलना एकल संकर क्रॉस के साथ करेंगे, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था।
तो मेंडल के द्विसंकर क्रॉस का पहला लक्षण था बीज का रंग, और इसके विशेषक हैं पीला और हरा। तो यहाँ पर जो पीले बीज वाले पौधे थे वो थे 12 और हरे बीज वाले पौधे थे 4। तो अगर हम इसका अनुपात निकालें इन दोनों का तो वो होगा 3:1। अब हम मेंडल के द्विसंकर क्रॉस के दूसरा लक्षण ले लेते हैं, जो कि है बीज का आकार, और इसके विशेषक थे गोल और झुर्रीदार। तो जो गोल बीज वाले पौधे थे वो थे 12 और झुर्रीदार बीज वाले पौधे F2 पीढ़ी में वो थे 4। तो अगर हम इसका भी अनुपात निकालेंगे हमको यही परिणाम मिलेगा, 3:1 का अनुपात हमको मिलेगा, बिल्कुल जैसे एकल संकर क्रॉस में हुआ था। तो इन्हीं सभी बातों को देखकर मेंडल ने एक निष्कर्ष निकाला। आइए देखते हैं वो क्या था। अतः लंबे बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। यह बात आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। आज की इस वीडियो में हमने इस अध्याय का परिचय और हमने आखिरी में लक्षणों की वंशागति के नियमों को समझा, जिसमें कि हमने मेंडल के प्रयोगों पर चर्चा करी। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब का आनुवंशिकता का विषय लगभग खत्म कर लिया है। आप इसको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम कुछ विषय बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं और हम लिंग निर्धारण कैसे होता है इस पर भी हम बात करेंगे। धन्यवाद।